अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अफगानिस्तान में सियासी हल निकल कर नहीं दे रहा है। तालिबान ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और इस कदर मुजाहरा कर रहे हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली सरहद पर मौजूद हैं और इसी दौरान अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अफगान हुकूमती ओहदेदारों की तरफ से संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे हैं और पाकिस्तान भी वाज़ेह पोजीशन के साथ रद्द-ए-अमल दे रहा है। पहले अफगानिस्तान के नायब सदर और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा आमने सामने आए और फिर उज़्बेकिस्तान के अंदर सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान पर इल्जामात लगा दिए, जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने भी इस हवाले से वाज़ेह पोजीशन ली और रद्द-ए-अमल दिया। अफगान सदर अशरफ गनी के इल्जामात के बाद DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक के मुफाद में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों में मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इल्जामात दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी नहीं हो रही। हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। जबकि इससे पहले अफगान सदर अशरफ गनी ने ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए। अशरफ गनी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मौजूदगी में कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंटेलिजेंस के अंदाज़ों से ये बात ज़ाहिर होती है कि गुज़िश्ता माह तकरीबन 10,000 जिहादी जंगजू पाकिस्तान और दीगर जगहों से अफगानिस्तान में दाखिल हुए। इंटेलिजेंस अंदाज़ों के मुताबिक ये बात ज़ाहिर होती है कि गुज़श्ता माह तकरीबन 10,000 से ज़ायद जिहादी जंगजू पाकिस्तान और दीगर मकामात से अफगानिस्तान में दाखिल हुए। साथ ही उन्हें अपने हामियों और दीगर दहशतगर्द जमातों से मदद भी मिली। आलमी मुबस्सिरीन में इत्तेफाक़ राय पाया जाता है कि तालिबान ने दहशतगर्द जमातों से अपने ताल्लुकात के खात्मे के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे नाइंसाफ़ी पर मबनी करार दिया और अफगान सदर को मुखातिब करते हुए पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह की। Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. President Ghani, अफगानिस्तान में जारी तनाज़े से मुताल्लिक सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के मनफी किरदार का जिक्र किया। सदर अशरफ गनी, मुझे ये बात कहने दें कि वो मुल्क जो अफगानिस्तान में किसी भी अफरा तफरी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान में मजीद तनाज़ा नहीं चाहेगा। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने के लिए किसी मुल्क ने पाकिस्तान से ज़्यादा कोशिश नहीं की। तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन के अलावा हमने हर वो मुमकिन कोशिश की कि तालिबान को मुज़ाकराती टेबल पर बिठाया जाए और एक पुरअमन हल निकाला जाए। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। मैं काबुल क्यों आता अगर मेरी अमन में कोई दिलचस्पी ना होती। मुझे इस बात पर बहुत मायूसी हुई कि जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसके लिए हमें कसूरवार ठहराया जा रहा है। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है वो दहाइयों पर मुश्तमिल तनाज़ा है। अफगानिस्तान में गहरी तफरीक पाई जाती है। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो फौजी मौजूद थे जो सबसे अजीम फौजी मशीन थी, उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए कहना चाहिए था। अब तालिबान क्यों समझौता करेंगे जब बैरूनी अफवाज ने इनखला की तारीख दे दी है और अब वहाँ सिर्फ चंद हज़ार अमरीकी फौजी हैं। तालिबान हमें क्यों सुनेंगे जब उन्हें फतह करीब दिखाई दे रही है। मैं आपको दोबारा ये यकीन दहानी कराता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क जो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान है। ऐसा ही मामला गुज़िश्ता रोज़ भी देखने में आया। अफगान नायब सदर अब्दुल्ला सालेह ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगान फौज और अफगान एयरफोर्स को सरकारी सतह पर यह वार्निंग जारी की कि अफगान तालिबान को स्पिन बोल्दक से निकालने के लिए किसी भी इकदाम का पाकिस्तान एयरफोर्स सामना करेगा और उसका जवाब देगा। अब्दुल्ला सालेह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स तालिबान को कुछ इलाकों में फ़िज़ाई मदद फराहम कर रहा है। उनका मजीद ये कहना था कि अगर किसी को मेरी इस ट्वीट पर शक है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अफगान साइड को वार्निंग दी कि स्पिन बोल्दक का कंट्रोल दोबारा हासिल ना किया जाए तो मैं सबूत फराहम करने के लिए तैयार हूँ। उनका मजीद कहना था कि अफगान तैयारे जो स्पिन बोल्दक से 10 किलोमीटर ही दूर थे उन्हें खबरदार किया गया कि पीछे हट जाओ वरना एयर मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अफगान नायब सदर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने इस हवाले से अफगान फ़िज़ाइया के साथ किसी किस्म की पैगाम रसानी नहीं की। इस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अमन बहाली के लिए मुखलिसाना किरदार को मजरूह करते हैं। दफ्तर खारजा ने मज़ीद कहा
कि अफगान साइड ने पाकिस्तान को अपने इस इरादे से आगाह किया कि वो चमन बॉर्डर के करीब अपने इलाके पर ऑपरेशन करना चाहते हैं और पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की अपनी सरजमीन पर कार्रवाई के हक पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। इस बात के बावजूद कि बहुत करीबी सरहदी ऑपरेशंस की आलमी तौर पर तस्लीमशुदा तरीक़ाकार के तहत आमतौर पर मंजूरी नहीं दी जाती, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन में अपनी फौज और आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात लिए। पाकिस्तान अफगान हुकूमत के अपने खुद मुख्तार इलाकों में इक़दामात लेने के हक़ को तस्लीम करता है। सिर्फ यही नहीं, दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस के 40 एहलकारों को बचाया जो भागते हुए पाकिस्तान आ गए थे और इन एहलकारों को इज़्ज़त व वक़ार के साथ अफगान हुकूमत के हवाले किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़म है। यानी सिफारती मुहाज पर इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान भी वाज़ेह तौर पर जवाब दे रहा है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाली अफगान सरहद पर मौजूद हैं और पाकिस्तान अफगान अमन अमल के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा था जो कल होनी थी। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान 17 जुलाई से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा और इस हवाले से हामिद करज़ई, अब्दुल्ला समेत अफगानिस्तान की सियासी क़यादत को शिरकत की दावत दी गई थी। मगर फिर यह खबर सामने आई है कि जिस वक्त पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहता है उस वक्त अफगान सियासी क़यादत की कतर में अफगान तालिबान से मुलाकात तय है और आज अफगानिस्तान की सियासी क़यादत इस हवाले से कतर के लिए रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी में इस कॉन्फ्रेंस को ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया है और दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी किया है कि कॉन्फ्रेंस की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, एक के बाद एक तनकीद पाकिस्तान पर अफगान हुकूमत की तरफ से की जा रही है। जब बॉर्डर पर अफगान तालिबान का कब्जा हो जाता है तो फिर पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जी हम तो इसलिए नहीं कार्रवाई कर सके। फिर एक तीसरे मुल्क में इजलास हो रहा हो और अशरफ गनी साहब ने फिर वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू कर दी, जिसका वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब भी दिया। ये एग्जैक्टली क्यों इतना ज़्यादा तनकीद की जा रही है जब खुद हमें नज़र आ रहा है बार बार कि अफगान फोर्सेस नहीं इस वक्त मामले को कंट्रोल कर पा रही हैं और अफगान तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है? देखिए, अफगानिस्तान में एक तो फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है। अमरीकियों ने जिस तरीके से अफ़गान हुकूमत को तनहा छोड़ दिया है, फिर जिस तरीके से तालिबान का मोराल बूस्ट हुआ है और फिर जिस तरीके से वो मुसलसल उनकी फ़ौज सरेंडर हो रही है, तो ये अशरफ गनी साहब के नहीं बल्कि पाकिस्तान और इस तरह के दीगर पड़ोसी ममालिक के तवक्कुआत के भी बरक्स था। दूसरा, अगर आप देखें तो जब वो अमेरिका जा रहे थे तो बहुत उम्मीद के साथ गए थे, लेकिन वहाँ जो बाइडन ने भी कोई ख़ास मदद की उनको यकीन नहीं दिलाया। जो पहले से उन्होंने जो इमदाद प्लेज किया था वो भी कांग्रेस की मंजूरी से मशरूत है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप उनका मूड देखें तो अशरफ गनी साहब भी बड़े डिस्टर्ब लग रहे थे और वापसी पे फिर अब्दुल्ला ने उनकी मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो उन्होंने अफ़गानिस्तान की तकसीम तक का ख़तरा ज़ाहिर किया। तो एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है और ज़ाहिर है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ शहरों को बचा के रखा है, तो यकीनन इस सूरत हाल में उनकी फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह बजा है। दूसरा, जो अमरुल्लाह सालेह का इल्ज़ाम है तो वो एक तो खैर अफ़गान हुकूमत का उस हिस्से में शुमार होते हैं कि जो मुसलसल ब्लेम करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन उनकी जो एतराज़ है उसमें जवाज़ इसलिए कोई नज़र नहीं आता कि चलो अगर यहाँ पे हम उनकी बात मान लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो तालिबान ने तो सबसे पहले ताजिकिस्तान के साथ शेरखान बंदर को कब्ज़ा कर लिया है, तो वहाँ पे किसने रोका है अफ़गान एयरफोर्स को कार्रवाई से? फिर उसके बाद उन्होंने उज़्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर को कब्ज़ा किया है, तो वहाँ पे अफ़गान हुकूमत को किसने फ़िज़ाई कार्रवाई से रोका है? फिर अगर आप देखें तो जो इस्लाम किला का ईरान के साथ बॉर्डर है वो भी चमन से पहले तालिबान ने कब्ज़ा किया था, तो वहाँ पे किसने कार्रवाई से रोका है? तो मेरे ख़्याल में ये उनका वैसे उज़र सा लगता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इस जवाब की वजह से वो यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सके। अगर यहाँ पे पाकिस्तान रुकावट है तो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे फ़िज़ाई कार्रवाई से फिर अफ़गान एयरफोर्स को किसने रोका है? और साहब कल पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होनी थी, अनाउंस हो गई, उसके बाद खबर आई कि वो नहीं हो रही है, मुलतवी कर दी गई है। ये भी कोई हमारी तरफ से कोई टाइम की मिसमैनेजमेंट हुई है या इसका भी मसला अफगानिस्तान के अपने मामलात के हवाले से है या हकीकतन जो वजह बताई जा रही है वही है उनकी तरफ से?
एक दूसरी हकीकत जो पाकिस्तान में अमूमन लोगों के सामने नहीं होती, वो अफ़गानिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स है। आप देखें कि अब्दुल्ला वो शख्स थे जिन्होंने इलेक्शन जीतने का दावा किया था और पैरेलल ओथ लिया था। हामिद करज़ई साहब भी उनके हक़ में नहीं है। रशीद दोस्तम, उस्ताद मुहक्किक, उस्ताद अता, सलाउद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद के बेटे, ये वो लोग हैं कि जो इस वक्त हुकूमत से बाहर होंगे और वो जेन्युइनली चाहते हैं कि तालिबान के साथ रिकन्सिलिएशन हो, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके जंग उन्होंने लड़नी है। और वो लोग भी ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से मुफाहमत की पहली सीढ़ी ये होगी कि अशरफ गनी को हटना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी भी स्ट्रेटजी वाज़ेह नहीं है। अब एक तरफ उनका डिमांड था किसी ज़माने में कि चंद महीने पहले कि पाकिस्तान के अंदर उनके रहनुमाओं की और तालिबान की मीटिंग कराई जाए। अब पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा था, फिर जब ये मीटिंग रखी गई, इसके लिए पाकिस्तान ने तमाम तैयारियां की थी, तो 2 रोज़ पहले अशरफ गनी साहब ने कह दिया कि मेरी हुकूमत के लोग नहीं जाएंगे। फिर एन इसी वक्त पे, हालांकि उस वक्त पाकिस्तान की ये प्रपोज़ल थी कि ये दोहा में होना चाहिए, उस वक्त अशरफ गनी साहब पाकिस्तान में इसरार कर रहे थे। अब जब यहाँ पे इंतज़ामात हो गए तो उन्होंने वहाँ पे कह दिया, पाकिस्तान से कैंसिल कराने का मुतालबा कर दिया। और दूसरी तरफ जो डेलीगेशन है हामिद करज़ई साहब और अब्दुल्ला वग़ैरह का, वो आज ही के दिन उन्होंने दोहा रवाना कर दिया। तो इसलिए एक राय ये भी है कि शायद ख़ुद अशरफ गनी साहब और उनकी टीम के कुछ लोग भी इस मामले में इतने सीरियस नहीं है, और जिसकी वजह से फिर जवाब में पाकिस्तान का भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, जिसका कुछ इजहार आज के कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर इमरान खान ने फिर या मीटिंग के दौरान DGISI ने किया है। सर साहब साथ में बताइएगा, एक तो कोहिस्तान में वाक़या हुआ, चीनी शहरी मारे गए, सिक्योरिटी फेलियर था, वुज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आए, फॉरेन ऑफिस के मुतज़ाद बयानात सामने आए, चीन ने एक अलग मौक़िफ़ लिया, फिर एक अहम CPEC की मीटिंग मुलतवी हो गई। ये क्या मिसमैनेजमेंट हुई है? क्या हुकूमत की तरफ से ये बार बार क्यों मौक़िफ़ बदला गया इस हवाले से? देखिए, ये एक बदकिस्मती तो है कि पाकिस्तान के अंदर भी हुकूमती सतह पे कोई एक तो अहलियत का भी फ़ुक़दान है और फिर कोऑर्डिनेशन का भी फ़ुक़दान है। आप देखें हमारे वज़रा किस किस तरह के बयानात देते हैं सेंसिटिव इश्यूज़ पे। फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ पे अमूमन सिर्फ फ़ॉरेन ऑफिस ही बयान देता था। यहाँ पे एक वज़ीर कुछ कहता है, दूसरा वज़ीर कुछ कहता है। एक वज़ीर कहते हैं तालिबान ज़हीन हो गए हैं, दूसरा कहता है कि जी वो तब्दील हो गए हैं, तीसरा कुछ और कह देता है। तो जितने मुंह उतनी बातें वाला, इसलिए हमारी खारजा पॉलिसी भी बिल्कुल एक मजाक बन गया है। अब आप देख लीजिए कि ये जो चीनी शहरियों पे जो दासू डैम पे काम कर रहे थे, उनके वाक़े की मिसाल ले लीजिए। अब पहले तो ये कि बाबर अवान साहब का क्या ताल्लुक़ बनता है उससे, तो सुबह सुबह उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ और बयान दे दिया, दूसरे वज़ीरों ने कुछ और बयान दे दिया, लेकिन वो बिल्कुल ऑब्वियस था कि वो एक दहशतगर्दी की कार्रवाई है। लेकिन यहाँ पे फिर ये नैरेटिव आम कर दिया गया, वहाँ से इंफॉर्मेशन को कंफर्म किए बग़ैर उसको मीडिया पे शेयर किया गया और ये तासुर दिया गया कि जैसे वो दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था। अब खैर उसके लिए कुछ जवाब भी बनता था, क्योंकि जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जो सुइसाइडर था वो करोला, उसकी जो गाड़ी थी, उसने उसको उस बस से टकरा दिया। उस दौरान वो अभी पटने से कबल ही वो बस उलट गई। तो जो लोग मरे हैं वो बारूद के पटने से वो नहीं मरे हैं, बल्कि वो बज़ाहिर एक्सीडेंट से लगते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि चीन जैसे मुल्क के शहरियों का मामला हो तो उस पर तो बड़ी ज़िम्मेदारी का और हसासियत का मुज़ाहरा करना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों ने जो क्रेडिट लेने के चक्कर में उसको भी कंफ्यूज कर दिया। एक वज़ीर ने एक बयान देकर और दूसरे ने दूसरा देकर और तीसरे ने तीसरा देकर। लेकिन मेरे ख़्याल में अब चीनी जो यहाँ पे सफारत खाना है उनको भी फैक्चुअल पोजीशन से आगाह कर दिया गया है और आज उन्होंने ख़ुद भी साइट को विज़िट किया है। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। चीन की तरफ से शिकायत सामने आ रही हैं। एक जानिब कोहिस्तान बस धमाके में चीनी शहरियों के मारे जाने के बाद चीन ने CPEC की इंतहाई आला सतह की मीटिंग मुलतवी कर दी, तो दूसरी तरफ यह खबर सामने आई है कि अदायगियों के मामले में नामुनासिब बर्ताव की वजह से चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी करने में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। पहले बात करते हैं
सीपेक की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की तकरीबन 2 साल बाद होने वाली मीटिंग के बारे में, जिसे कल अचानक मुलतवी कर दिया गया। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक बीजिंग ने कोहिस्तान बस धमाके पर फौरी रद्दअमल देते हुए जुमे को यानी आज होने वाली सीपेक की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग मुलतवी कर दी है, जिसे वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद किया जाना था। सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने भी कल इस हवाले से एक ट्वीट किया था, जिसके मुताबिक सीपेक के बारे में 16 जुलाई को होने वाली जेसीसी की मीटिंग ईद के बाद की किसी तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। नई तारीख फाइनल होते ही उसका ऐलान किया जाएगा। ताहम तैयारियां जारी रहेंगी। तकरीबन 2 साल बाद होने वाली इस हाई लेवल मीटिंग में सीपेक के मौजूदा मंसूबों का जायजा लिया जाना था और साथ ही मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से अहम फैसला साजी भी मुतवक्को थी, मगर अचानक तयशुदा तारीख से एक दिन पहले ये मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। और खबरों के मुताबिक इसकी वजह कोहिस्तान में 9 चीनी शहरियों के मारे जाने का वाकया बना है, जिस पर हुकूमती वुज़रा ने अलग अलग बयानात देकर कन्फ्यूजन फैला दी। एक तरफ सिक्योरिटी फेलियर से खदशात पैदा हुए और दूसरी तरफ वुज़रा और दफ्तर खारजा के मुतज़ाद बयानात और इस वाक़े को दहशतगर्दी के बजाय हादसा करार देने से चीन के खदशात में मज़ीद इजाफा हुआ। इस वाक़े के पहले ही दिन चीन की जानिब से पाकिस्तानी मौक़िफ़ के बरक्स इसे बम धमाका करार दिया गया था और न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया था, बल्कि आज खुद चीन की एक आला सतही तहकीकाती टीम वाक़े के हक़ाइक़ जानने और उसके बाद पैदा होने वाले हालात का जायज़ा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गई है। जियो न्यूज़ राय के मुताबिक चीनी टीम दासू का दौरा करेगी, जहां से पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम चीनी टीम को ब्रीफिंग भी देंगे। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने भी जाय वक़ुआ का दौरा किया था और मकामी सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी थी। पाकिस्तान पहले चीनी मौक़िफ़ के बरखिलाफ ये कहता रहा कि कोहिस्तान में चीनी शहरियों की बस में होने वाला धमाका दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि बस में तकनीकी खराबी के बाइस होने वाला हादसा है। मगर बाद में पाकिस्तान ने भी ये तस्लीम कर लिया कि वाक़े में दहशतगर्दी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल इस हवाले से ट्वीट किया कि दासू वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात में अब बारूदी मवाद के शवाहिद की तस्दीक हुई है, इसलिए दहशतगर्दी को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद ज़ाती तौर पर इस हवाले से हर पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं और आज खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी चीनी हम मनसब को वाक़े की जामे तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दासू वाक़े की मुकम्मल तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसी भी दुश्मन क़ुव्वत को पाकिस्तान और चीन के बिरादराना ताल्लुकात को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि चीनी शहरियों, कारकुनों, मंसूबों और इदारों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मगर दूसरी जानिब सीपेक मंसूबों के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। मुश्ताक गुमन की खबर के मुताबिक चीनी कंपनियां पाकिस्तान में नामुनासिब बर्ताव, खासतौर पर पावर सेक्टर में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों की अदायगियों का हवाला देकर मज़ीद सरमायाकारी में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। चीन ने पाकिस्तान में पावर सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में अपनी निजी कंपनियों के जरिए $60 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की है, मगर इन कंपनियों को मुआहदों के मुताबिक अदायगियाँ नहीं की जा रही हैं। खबर के मुताबिक चीनी कंपनियां मुआहदों के मुताबिक अदायगियों के लिए न सिर्फ खतूत लिख रही हैं, बल्कि उनके नुमाइंदे ज़ाती तौर पर पावर डिवीज़न और मुतल्लिका इदारों के दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन अहदेदारों की जानिब से उनसे महज वादे किए जाते हैं कि अदायगियों के लिए फ़ंड्स का बंदोबस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़े हसास मामला हैं जिन्हें हुकूमत को फौरी तौर पर सही करने की और रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में भी शामिल करें। 3 साल तक अपोजिशन और नैब आमने सामने थे। अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि नैब के होते हुए मईशत नहीं चल सकती, मगर हुकूमत नैब का दिफा करती थी। मगर अब 3 साल बाद हुकूमत और नैब आमने सामने आ गए हैं। अब खुद वज़ीर आज़म को इस बात का एहसास हो गया है कि नैब ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए मसला है और उनकी हुकूमत और मईशत इस तरह नहीं चल सकती। नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी खौफ का शिकार है, बिजनेस कम्युनिटी खौफजदा है, प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स सरकारी इदारों में नहीं आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नैब पर तनकीद करने वाले अपने वुज़रा की बात की तस्दीक कर दी है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ कर लिया है कि नैब के खौफ की वजह से हुकूमती इदारों के लिए अच्छे CEOs लाना मुश्किल हो गया है, इसलिए नैब का कानून बदलेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये जितनी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें क्वालिटी का CEO लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से। तो अब हम नैब के कानून बदलने लगे हैं ताकि उनको आइसोलेट करें, ये जो ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस कम्युनिटी है, तो उससे फिर हमें क्वालिटी के लोग मिल जाएंगे, वो जो अभी नहीं मिलते हमें CEOs प्राइवेट सेक्टर से क्वालिटी के डरते हैं नैब की वजह से आते हुए, तो वो हमें एक प्रॉब्लम है। वज़ीर आज़म जो बात अपनी हुकूमत के 3 साल बाद कर रहे हैं, इन खदशात का इजहार 3 साल पहले अक्टूबर 2018 को हमने वफाकी वज़ीर असद उमर के सामने भी किया। तहरीक इंसाफ नुकसान करने वाले इदारों के लिए प्राइवेट सेक्टर से बेहतरीन CEOs लाने का दावा कर रही थी। तो हमने सवाल किया था कि नैब की वजह से क्यों कोई अच्छा प्रोफेशनल प्राइवेट सेक्टर से हुकूमती इदारों में आएगा।
एक मसला है, अगर आप इनको प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स आकर चलाएं, एक वेल्थ फंड बने, फिर उसमें गालिबन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आप डालें, जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं अगर वो फिर चलने लगें, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को चलाने, और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का, और उससे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं, और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए। और आज वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि अच्छे प्रोफेशनल्स नैब की वजह से हुकूमत इदारों में नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी को भी नैब से शिकायत हैं। नैब मुसलसल ये दावा करता है कि वो बिजनेस कम्युनिटी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। नैब ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए सेल बना दिया है, मगर बिजनेस कम्युनिटी की नैब से शिकायत बरकरार हैं। 7 जुलाई को हमारे प्रोग्राम में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि चेयरमैन नैब को यकीन दहानी के बावजूद नैब के नोटिस मिल रहे हैं, और जिस सेल का चेयरमैन नैब जिक्र कर रहे हैं उसने तो काम ही नहीं शुरू किया। यकीन दहानी कराई गई थी कि नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन नोटिस अभी भी आ रहे हैं बिजनेसमैन को। एग्जिस्टिंग केसेस की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी नैब में चल रहे थे, और ये वही केसेस हैं जिनका चेयरमैन नैब ने वादा किया था कि एफबीआर और मुतल्लिका इदारों को ट्रांसफर हो जाएंगे, और उन्हीं में नोटिस आ रहे हैं। बिल्कुल सर, यही किया गया था वादा कि एफबीआर या वॉट एवर रेलेवेंट डिपार्टमेंट ये केसेस उधर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फेडरेशन के प्रेसिडेंट के साथ कमेटी बनाई गई थी, चेयरमैन नैब साहब ने बनाई गई थी कि जो रेलेवेंट केसेस अगर इस तरह के कुछ हैं तो वो उनको रेफ़र किए जाएंगे, लेकिन अभी तक रेफ़र, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनको रेफ़र नहीं किए गए केसेस, कि अभी तक उस सेल ने काम नहीं शुरू किया। हर वो वजीर जिसने अहम फैसले लेने हैं वो नैब की शिकायत कर रहा है, चाहे शौकत तरीन हो, चाहे असद उमर हो, शफकत महमूद हो, वजीर मुशीर तिजारत हो, या फिर वजीर और मुशीर पेट्रोलियम और तवानाई हो, सब नैब के हवाले से शिकायत कर रहे हैं। और अब वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि नैब के कानून में तब्दीली की जाएगी, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्वीट किया कि अब किसको एनआरओ दिया जा रहा है, कौन मांग रहा है? अपोजिशन का कोई ऐसा मुतालबा नहीं कि नैब कानून बदलो, तगड़े हो, अब अपनी बारी आने वाली है तो कानून बदला जा रहा है। एहसन इकबाल ने मजीद लिखा कि शुगर माफिया, आटा माफिया, अद्वियात माफिया, तेल माफिया, स्टॉक माफिया, ना जाने कितने माफिया पाले हैं इन 3 सालों में, सब डाकुओं का हिसाब होगा। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, मसला ये है कि इस तरीके से तो फिर कानून साजी होगी नहीं। अब कम से कम हुकूमत पहल कर रही है, आप लोगों ने भी अपने ज़माने में नैब का कानून नहीं बदला, पीपल्स पार्टी, और आपके पास मौका था। अब अगर वो कम से कम बिजनेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेसी को महफूज करना चाहती है, आप लोग खुद कहते थे कि नैब के होते हुए नहीं चल सकता मुल्क, अब हुकूमत भी मान रही है, तो इब्तिदा कीजिए ताकि कम से कम मुल्क तो चले। अब आपने कहना शुरू कर दिया कि अब नहीं होगा। देखिए शाहजेब, जो किसी के लिए गड्ढा खोदा जाता है ना, उसमें फिर बिलाखिर खुद ही गिरा जाता है। What goes around comes around। ये जब हमारी हुकूमत का आखिरी कुछ वक्त था तो एक आला सतही इजलास में मैंने एक बड़े ताकतवर शख्सियत से ये कहा था कि हमारे लिए जो नैब का फंदा लगाया गया है वो हम तो जा रहे हैं अब, लेकिन इसके बाद अब पाकिस्तान में कोई हुकूमत चल नहीं सकेगी। और आपने देखा कि अमलन यही बात हुई, और हम जब भी ऐसी बात उठाते थे या करते थे तो हमें कहा जाता था कि ये अपने केसेस ख़त्म करना चाहते हैं, ये एनआरओ लेना चाहते हैं। और आपने देखा कि एक एक करके हम सब के केसेस में ये पता चला कि कोई करप्शन का सबूत नहीं था, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई थी। और अब एक बात जो शाहजेब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा केस ही मिसाल ले लीजिए। मेरे केस में नैब ने कम अज़ कम मुझे झूठा फंसाने के लिए 25 से 30 प्लानिंग कमीशन के और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के अफसरों को बुला के धमकाया, उनको सेल दिखाए गए, 4-4, 6-6 घंटे हफ्ते बेजा में रखा गया, फिर उनके आगे 2 कागज रखे गए, ये तुम्हारा अरेस्ट वारंट है और ये वो स्टेटमेंट है जिसपे दस्तखत कर दो वजीर के खिलाफ, वरना तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। अब आप मुझे बताएं कि ग्रेड 17, 18, 19 का अफसर वो नैब की लाखों की फीसें वकीलों की कहां से देगा? वो आंखें बंद करके दस्तखत कर देती हैं, लेकिन जो ही नैब के दफ्तर से निकलते हैं कानों को हाथ लगाते हैं कि हमारे फरिश्तों की तौबा आइंदा से किसी फैसले पे हमने दस्तखत किए। अब ये इस तरह हुकूमत चल रही है। फिर हमने इनको जब भी अच्छी तजवीज़ दी, मगर एहसन इकबाल साहब कि एनआरओ मांग रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, अब मसला ये हो गया कि जो आपके साथ हुआ, अब जाहिर है हुकूमत को इदराक हो गया ना, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, मगर हुकूमत अभी भी सियासतदानों को उस तरमीम में नहीं डालना चाहती है। अगर आपको ये हो रहा है कि जी हमने भुगता भी ये भी भुगतेंगे, वो तो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को कम से कम महफूज करें ताकि ब्यूरोक्रेसी काम करना शुरू करे, बिजनेस कम्युनिटी। तो उसके लिए आप साथ तो दें, क्योंकि किसी ना, जब भी कानून साजी होगी किसी ना किसी का फायदा तो होगा,
चाहे वो आने वाले दिनों में आपको नजर आ रहा हो कि भी हुकूमत अपने आप को बचाना चाहती है, मगर रिफॉर्म्स ऐसे ही होते हैं तो कम से कम रिफॉर्म की तरफ तो बढ़िए। अब आप ये सोच रहे हैं कि अब इन्होंने भुगतना है हमारे बात, तो इसलिए आप नहीं होने देंगे? इन्होंने कुछ करना है तो सबसे पहले ये अपना एजेंडा लेकर आए, ये बताएं कि क्या करना चाहते हैं। हम तो इन्हें कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि पिछली दफा भी इन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। इन्होंने फारूक नाइक साहब से कहा कि आपकी जो भी तजावीज़ हैं वो दें, ताकि हम उसमें से देख सकें कि कौन सी हम मान सकते हैं, कौन सी हम नहीं मान सकते। तो फारूक नाइक साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के हैं सेनेटर, उन्होंने अपनी जो मुसवदा था इनको दे दिया कि इनमें से आप देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और वो ले जाकर इन्होंने कौमी असेंबली में लहरा दिया कि जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं हमसे, ऑपोजिशन वाले एनआरओ मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं बात साहब, अब अगर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी में कॉन्फिडेंस देने के लिए अगर हुकूमत कुछ तरामीम करती है तो आप रुकावट तो नहीं बनेंगे ना? आप कहेंगे जी कहीं से शुरू तो करें, आगे बढ़े। जी इनका जो भी एजेंडा है, हमने हमेशा से ये कहा है कि नैब के कानून को जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हाई कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन है, जो फेडरल शरीयत कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो भी इसके अंदर किसी के लिए खास तौर पे इंतकामी कार्रवाइयों के लिए कार्रवाई की गई है, उस सबको आप खत्म करें। इट शुड बी ए लेवल प्लेइंग फील्ड। पाकिस्तान के आइन और कानून से इसको हम आंग करें। इसको क्यों स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है अपने मुखालफिन को 90 दिन के लिए अंदर करने के लिए? और अब तो नैब ये कंटेस्ट कर रहा है कि हाई कोर्ट ने जो बेल्स लिए हैं वो भी गलत ली हैं, यानी कि अगर ये किसी झूठे केस में किसी को पकड़ लें तो उसको ये हक भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाई कोर्ट उसे बेल। तो ऐसे बात साहब, ये प्रोविजंस आप डलवाई है कि जी गिरफ्तारी का जो इख्तियार है चेयरमैन नैब का, इसको खत्म किया जाए, चाहे वो किसी के लिए हो, चाहे ब्यूरोक्रेट के लिए हो या किसी के लिए भी हो, बगैर कन्विक्शन के जो अरेस्ट होते हैं उस पर तो वैसे अदालतें सवाल उठा रही है, तो ये चीजें आप डलवाई है अपनी तरफ से? देखिए शाहजेब, ये बातें तो हमने हुकूमत को कही थी कि जो उनका 90 दिन का रिमांड है इसे खत्म होना चाहिए। 14 दिन पाकिस्तान में जो दहशतगर्द पकड़ा जाता है उसका भाई 14 दिन का रिमांड होता है। यहाँ पे आप एक झूठा बोगस केस बना के 90 दिन के लिए लोगों को अंदर कर देते हैं। इसके बाद फिर जो एहतसाब अदालत है उसके पास जमानत का हक होना चाहिए। क्यों हर कोई हाई कोर्ट में जाए, पहले एहतसाब अदालत में जाके वो अपनी जमानत सीख कर सके। फिर जो चेयरमैन नैब का एक बड़ा डिस्क्रिशनरी हक है कि किसी को इंक्वायरी की स्टेज पे पकड़ लिया, किसी को इन्वेस्टिगेशन की सतह पे पकड़ लिया, किसी के खिलाफ रेफरेंस भी बन गया फिर भी उसको नहीं पकड़ा क्योंकि वो बा इमरान हो गया। जैसे पहले लोग बा मुशर्रफ होते थे, मुशर्रफ साहब की छतरी में जाते थे तो माफ हो जाते थे। अब जो इमरान साहब की छतरी में आ जाएं उनके खिलाफ भले रेफरेंस भी हो वो पकड़े नहीं जाते। ऑपोजिशन वाले अभी इंक्वायरी भी नहीं हुई, उनको पकड़ के आप अंदर करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम बात करेंगे। हुकूमत ने रिटेल मार्केट में कीमतें कम कराने के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स में भी खाने पीने की अशिया महंगी कर दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे की फी किलो कीमत में 7.5 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और फी किलो कीमत 40 रुपए से बढ़ाकर 47.5 रुपए कर दी गई है। चीनी की कीमत में 17 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है, यानी चीनी 68 रुपए फी किलो की जगह 85 रुपए फी किलो पर मिलेगी, जबकि घी की कीमत में 90 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया और अब घी भी 260 रुपए फी किलो पर मिलेगा। हुकूमत मुसलसल दावों और वादों के बावजूद ना महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो रही है और ना ही चीनी की कीमतें कम करा सकी है, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। पीबीएस के आज जारी होने वाले दादोशुमार के मुताबिक इस हफ्ते महंगाई में फिर डबल डिजिट यानी 12.75% का इजाफा देखा गया है और चीनी की कीमतों में मजीद 3% का इजाफा हो गया है, जिसके बाद चीनी की औसत कीमत 103 रुपए 69 पैसे फी किलो हो गई है, जबकि चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 110 रुपए फी किलो है। इसके साथ ही हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है, यानी सब्सिडी में कमी कर दी है। ईसीसी के मुताबिक कीमतों पर नजरसानी का फैसला इन अशिया की मार्केट में मौजूदा कीमतों और सब्सिडाइज कीमतों के फर्क के पेश नजर किया गया है। यानी हुकूमत ने पहले वादा किया था कि मार्केट में कीमतें कम करेंगे और कीमतें मार्केट में जब तक ज्यादा होंगी तो आवाम को यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ती अशिया दस्तियाब होंगी, और अब मार्केट में कीमतें नीचे लाने के बजाय हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बढ़ा दी हैं ताकि फर्क कम हो सके। हुकूमत ने मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो करने का वादा किया था, मगर वो 110 रुपए तक हो गई, तो हुकूमत ने उसे लाने के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपए की कर दी है। खुद हुकूमती दावे के मुताबिक अगर शुगर मिल मालिकान किसान से गन्ना 265 रुपए फी मन के रेट पर खरीद रहे हैं तो इस हिसाब से चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए जबकि रिटेल कीमत 85 रुपए फी किलो बनती है, जिसके बाद हुकूमत ने 3 माह पहले चीनी की रिटेल कीमत 85 रुपए पर फिक्स की थी।
हम चूँकि इस चीज़ के अंदर एक सेट करना चाहते थे एक्स मिल प्राइस, तो हमने बजाय हुकूमत का डेटा लेने के हमने शुगर मिल्स वालों के डेटे के ऊपर कीमत मुकर्रर कर दी। अगर हम हुकूमती डेटा पे कीमत मुकर्रर करते तो ये 5-6 रुपये नीचे आती। तो हमने वो वाला डेटा जो शुगर मिल एसोसिएशन का था, यानी कि रिकवरी रेशो जो थी 9.3% और गन्ने की कीमत 265 रुपये, वो काउंट करके चीनी की कीमत मुकर्रर की और उसको एक राउंड फिगर करके 80 रुपये एक्स मिल कर दी। मगर अब 85 रुपये की चीनी मिलेगी, मगर सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर। इससे पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर शुगर मिलर्स से 90 रुपये फ़ी किलो की चीनी खरीद कर और उस पर सब्सिडी देकर 68 रुपये फ़ी किलो पर आवाम को फरोख्त की जा रही थी। यानी जब हुकूमत खुद 90 रुपये फ़ी किलो की चीनी शुगर मिलर्स से खरीदेगी तो मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो कैसे नाफिज कर सकती है। गुज़िश्ता दिनों यूटिलिटी स्टोर्स ने 90 रुपये फ़ी किलो की कीमत पर 40,000 टन चीनी खरीदी, जो यूटिलिटी स्टोर्स को 100 रुपये की पड़ी। यानी खुद अपने तय करदा 80 रुपये फ़ी किलो की जगह 90 रुपये फ़ी किलो पर खरीद कर हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए 40 करोड़ रुपए इजाफी मुनाफा शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिया। वाज़े तौर पर हुकूमत ने एक बार फिर शुगर मिल मालिकान के आगे हथियार डाल दिए हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी आवाम के लिए रखी थी उसके पैसे भी शुगर मिल मालिकान ही की जेब में जा रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता बरस भी हम आपको बताते रहे कि कैसे यूटिलिटी स्टोर्स महंगे दामों चीनी खरीदते रहे और हुकूमत महंगी चीनी पर सब्सिडी देती रही। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की अपनी फराहम करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 तक 2,10,000 टन चीनी खरीदी गई और 83.5 रुपये फ़ी किलो तक खरीदी गई। यानी 63 रुपये 13 पैसे का रेट हुकूमत के अपने शुगर कमीशन ने बता दिया था, मगर फिर भी हुकूमत ही के यूटिलिटी स्टोर्स 83.5 रुपये तक चीनी शुगर मिलर से खरीदते रहे और शुगर मिल मालिकान को सब्सिडी की मद में 3 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। यानी सब्सिडी का ऐलान आवाम के लिए किया गया, मगर उसमें से भी 3 अरब रुपए गुज़िश्ता साल भी शुगर मिल मालिकान की जेब में डाल दिए गए थे। और हम ये बात हुकूमत के इल्म में भी लाए और शवाहिद भी रखे तो उन्होंने ये तस्लीम किया और इंक्वायरी की यकीन दहानी भी कराई। इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी वज़ीर आज़म कह रहे हैं अवाम को जा रही है, जा वो शुगर मिल मालिकान को रही है। बिल्कुल शाहज़ेब, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये मैं समझता हूँ ना सिर्फ ज्यादती है बल्कि बदमाशी भी है। कम आमदन वाले और गरीब लोग खरीदारी करते हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिली, तो वो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी थी वो भी मिल मालिकान ने, और इसमें टोटल फेलियर था। लोग दाल चावल आटा चीनी से ज्यादा खाते हैं, तेल चीनी से ज्यादा खरीदते हैं, मगर इतनी बड़ी सब्सिडी और इतने बड़े टेंडर यूटिलिटी स्टोर ने चीनी के किए हैं, बाकी दूसरी चीजों के नहीं किए। तो ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान के लिए थी, आवाम के लिए थी। वज़ीर आज़म ने सीधा आपके पास एक वाज़े तौर के ऊपर सबूत आ गया है कार्टेलाइजेशन का, तो उनसे रिकवरीज भी इंशाल्लाह होंगी, जो कि वो टैक्स पेयर का पैसा वापस जमा हो सकेगा। मगर फिर कुछ नहीं हुआ, दावा ही रहा। और पहले की तहकीकात तो क्या होती, हुकूमत ने मजीद इजाफी 40 करोड़ रुपए शुगर मिलर्स की जेब में डाल दिए। और हमने शहजाद अकबर साहब से पूछा तो वो लाइल्म थे। ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपए की खरीदे, उसे खुद 100 रुपए की पड़े और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ रमजान के महीने के लिए चीनी की फरोख्त 85 रुपये फ़ी किलो यकीनी बनाने का फैसला हुकूमत के हक में दिया। हुकूमत ने उसे अपनी जीत करार दिया और 85 रुपये पर चीनी यकीनी बनाने का आवाम से वादा किया, मगर फिर रमजान में भी और गर्मी में 1-1 किलो चीनी के लिए आवाम की लंबी लंबी लाइनें लग गई। घंटे हो गए इतने चीनी लेने वास्ते, एक पैकेट देंगे चीनी का। कल भी आया चीनी नहीं मिले, आज भी आया तकरीबन घंटा, उधर से शोर होता है, अभी तक वारी नहीं आया है। इतनी देर पैसे फंडे चीनी दे दी, पैकेट बने बनाए गए देते एक ही पैकेट है 130 वाला, लेकिन उसके पीछे हमको खज्जल होना पड़ता है। 1 घंटा 1.5 घंटा हो रहा है, वैनों में लगे हुए हैं, उधर एक बंदा इतनी देर से आ रहा है, 2 किलो चीनी दे रही है। ये जा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।